अब इन दो आंदोलनों के दो चेहरों पर मैं बात करता हूं। एक तरफ जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, उसका चेहरा कौन? अभिजीत दीपके या सौरभ दास, जो भी आप मान लीजिए। और दूसरी तरफ मैं जो है, दूसरी तरफ ये जो झारखंड का मूवमेंट चल रहा है, मैं उसमें से एक चेहरे का चयन करता हूं, क्योंकि मैं उस चेहरे से बहुत प्रभावित हूं। और वो कौन है? वो चंडी तिवारी नाम का एक स्टूडेंट है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दो आपके सामने जो है मैं तस्वीरें रख रहा हूं, और इनमें से मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, और मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से अभिजीत दीपके को तो हीरो बना के प्रेजेंट किया गया, अभिजीत दीपके को जो है रातों रात फेम मिल गया, दुनिया भर की चीजें, लेकिन चंडी तिवारी जो है वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। जबकि मैं ये मानता हूं कि स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाने के लिए, या स्टूडेंट्स का अगर कोई सही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, अगर स्टूडेंट्स के लिए संघर्षरत आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई नायक हो सकता है, तो मैं कहूंगा चंडी तिवारी है। अभिजीत दीपके या फिर सौरभ दास नहीं है। क्यों? ये मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। इन दिनों देश और दुनिया में जेन जी जनरेशन की बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, जनरेशन चाहे जो भी हो, जेन जी हो, मिलेनियम हो, या फिर बूमर हो, या उससे पहले की तमाम जनरेशन्स हो, जानते हैं भारत में जो तमाम जनरेशन्स हैं, हर जनरेशन की समस्या क्या रही है? पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी तमाम जनरेशन आती रही, उनकी समस्या क्या रही है? कभी आपने सोचा? देखिए, कोई भी पीढ़ी हो, कोई भी जनरेशन हो, भारत में हर जनरेशन के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा संकट यह रहा कि हर जनरेशन ने अपने अपने दौर में, अपने अपने समय में सही नायकों का चयन नहीं किया। हर जनरेशन के सामने ये समस्या आती रही, और हर जनरेशन ने गलत नायकों का चुनाव किया। बल्कि यूं कहना चाहिए, जो लोग नायक होने के लायक नहीं थे, हमने ऐसे लोगों को अपना नायक बना लिया, और उसका दुष्परिणाम हम आज तक भुगतते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे युवा ये नहीं करते, हमारे देश में डिसिप्लिन नहीं है, हमारे यहाँ ईमानदारी नहीं है, हमारे यहाँ लोग सफाई पसंद नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम तमाम शिकायतें करते हैं, और उस तमाम शिकायतों के पीछे जो एक बड़ा कारण रहता है, वो बड़ा कारण ये रहता है कि हमने कभी भी सही नायकों का चुनाव नहीं किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जो है दोष आपका है या किसी और का है, ये दोष कलेक्टिवली हम सब का है। आज मैं मीडिया कर्मी हूं, मीडिया कर्मी होने के बावजूद मैं ये कह रहा हूं, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं आपको समझ आ जाएगा। आज मैं मीडिया कर्मी होने के नाते कह रहा हूं कि हम मीडिया कर्मी भी सही नायकों का चुनाव नहीं करते, और सही चीजें जो है वो सही चीजें आप तक नहीं पहुंचाते, देश और दुनिया तक नहीं पहुंचाते। हम भी गलत नायकों का चयन करते हैं, क्योंकि हमको उसमें टीआरपी मिल रही होती है। और उसमें जो है सिर्फ मीडिया कर्मियों को दोष दे, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि टीआरपी और वो सब चीजें जो है, जो पसंद नापसंद होते हैं, उसमें आप सब लोगों का भी हाथ होता है। तो ये कलेक्टिवली हम सब जो है इसमें फेल हुए हैं, हम नायकों के चयन में फेल हुए हैं। ये मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा। हां, सिस्टम को अगर मैं दोष देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद से, चाहे वो भारत में इतिहास लेखन हो, चाहे वो इसके अलावा जो बाकी तमाम सिस्टम बनाने की बात हो, या सरकारें जिस तरह से चलती रहीं, उस सब में हमने जो है वो उन तमाम सिस्टम्स का जो रोल रहा, वो इसी तरह का रोल रहा कि हमने कभी भी सही नायकों का चुनाव नहीं किया, और गलत नायक चुनने के लिए हमको मेंटली जो है उस तरफ ले जाया गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, किस आधार पे कह रहा हूं, ये आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं अगर आजादी के बाद से ही मैं अगर बात कर लूं, जो तमाम सिस्टम बनता रहा, देखिए आजादी के बाद आप आज तो ठीक है, हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए, आजादी के बाद क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को हमने नायक के रूप में, महाराज को छोड़ दीजिए, मैं महाराज की बात नहीं कहता, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को हमने नायक के रूप में जो देश में उस तरह से प्रेजेंट किया, नहीं किया। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को हमने क्या नायक के रूप में दिखाया? नहीं। हमने नायक किसको दिखाया? हमने बाबर को नायक दिखाया। बाबर, हुमायूं की वंशावली स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाई, हमने अकबर को महान पढ़ाया, और हमने गलत नायकों का चयन हमने उस समय किया। उसके बाद आजादी के दौर में आ जाइए। आजादी के दौर में हमारे नायक कौन हो सकते थे? हमारे नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकते थे, अब भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हैं, लेकिन मैं आप कंपैरिजन कीजिएगा कि हमें नायक के रूप में, हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नायक के रूप में चयन करना चाहिए था, हमको भगत
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमको जो है चंद्रशेखर आजाद को नायक के रूप में चुनना था, हमको सरदार पटेल को नायक के रूप में चुनना था, लेकिन हमें नायक कौन मिले? हमको जो है वो नेहरू जी नायक के रूप में मिले। नेहरू जी को इतना बड़ा नायक बनाकर देश ने एक्सेप्ट कर लिया और पीढ़ियों की पीढ़ियां जो है उनसे जो है वो उनसे प्रभावित होती रही, उनसे इंस्पिरेशन लेती रही। उसी तरह से जो है हमको लाल बहादुर शास्त्री को एक नायक के रूप में जो है एक बड़े नायक के रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, लाल बहादुर शास्त्री को कितना लोगों ने स्वीकार किया, कितना उनको नायक के रूप में दिखाया गया, आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2 अक्टूबर को, कुछ साल पहले चले जाइए, 2 अक्टूबर को गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी जन्मदिन होता है, लेकिन शास्त्री जी के बारे में कोई खबर तक नहीं छपती थी और शास्त्री जी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था। और हमें क्या, हमें शास्त्री जी को हमने नायक के रूप में हमने स्वीकार नहीं किया, या हमने उतने बड़े नायक के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमने स्वीकार किया हमने गांधी खानदान जो था, गांधी खानदान के हर जो पीढ़ी थी, हमने उसको एक बड़े नायक के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये हमेशा से हमारी समस्या रही है। अब मैं इसको आज के संदर्भ में क्यों बता रहा हूं, ये भी समझिए। देखिए, आज के संदर्भ में मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे सामने 2 चेहरे मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको अच्छी तरह से मालूम है, देश में जो है पिछले 1-1.5 महीने में इस देश ने, भारत ने 2 आंदोलन, 2 स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट देखे। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट वो जो जंतर मंतर पर हुआ, और एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट वो जो इस वक्त झारखंड में चल रहा है। अब इन दोनों जो प्रोटेस्ट हैं, दोनों जो आंदोलन हैं, दोनों स्टूडेंट्स के आंदोलन हैं। दोनों ही आंदोलनों में ये हुआ कि भाई पेपर लीक होता है, स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, स्टूडेंट्स के भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, कैसे हम जो है पेपर लीक को रोक सकते हैं, कैसे जो है इस करप्शन को रोक सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का भविष्य चौपट हो जाता है, कैसे जो है हम सीटें जो बिकती हैं, ये जो नौकरियां बिकती हैं, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो है स्टूडेंट्स का और युवाओं के भविष्य को लेकर ये 2 आंदोलन हुए। अब इन 2 आंदोलनों के 2 चेहरों पर मैं बात करता हूं। एक तरफ जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, उसका चेहरा कौन, अभिजीत दीपके या सौरभ दास, जो भी आप मान लीजिए। और दूसरी तरफ मैं जो है, दूसरी तरफ ये जो झारखंड का मूवमेंट चल रहा है, मैं उसमें से एक चेहरे का चयन करता हूं क्योंकि मैं उस चेहरे से बहुत प्रभावित हूं। और वो कौन है? वो चंडी तिवारी नाम का एक स्टूडेंट है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 2 आपके सामने जो है मैं तस्वीरें रख रहा हूं, और इनमें से मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, और मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से अभिजीत दीपके को तो हीरो बना के प्रेजेंट किया गया, अभिजीत दीपके को जो है रातों रात फेम मिल गया, दुनिया भर की चीजें, लेकिन चंडी तिवारी जो है वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। जबकि मैं ये मानता हूं कि स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाने के लिए, या स्टूडेंट्स का अगर कोई सही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, अगर स्टूडेंट्स के लिए, संघर्षरत आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई नायक हो सकता है, तो मैं कहूंगा चंडी तिवारी है। अभिजीत दीपके या फिर सौरभ दास नहीं है। क्यों, ये मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, लेकिन साथ साथ इन दोनों आंदोलनों को भी समझ लीजिए, क्योंकि एक तरफ अभिजीत दीपके के पीछे जो है जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, दूसरी तरफ चंडी तिवारी और उनके साथी जो है झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों प्रोटेस्ट का अंतर समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम कहां चूक कर रहे हैं। अब इसीलिए मैंने कहा मीडिया भी इसमें बराबर का दोषी है, क्योंकि मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, सब लोगों ने जितना ग्लोरीफाई जंतर मंतर को किया, क्या हम झारखंड के स्टूडेंट मूवमेंट को उतना स्पेस दे रहे हैं? क्या तमाम देश के नेताओं ने, या फिर देश के जो सेलिब्रिटीज हैं, या फिर ये जो बॉलीवुड के जो भांड मंडली, मैं कहता हूं बॉलीवुड की जो भांड मंडली है, उसने जितना ये जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था, जितना इस प्रोटेस्ट को जो है ग्लोरीफाई करा, जितना इस प्रोटेस्ट के लिए जो है छाती पीटी, क्या जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद झारखंड के प्रोटेस्ट के लिए ये लोग एक भी शब्द बोल रहे हैं? इससे आपको समझ आना चाहिए कि गलतियां हम कहां कर रहे हैं। अब इस प्रोटेस्ट पर मैं आ जाता हूं। देखिए, देश के 2 अलग अलग हिस्सों, जंतर मंतर और झारखंड में जो प्रदर्शन हो, अब उसके बीच अंतर समझिए। झारखंड जो जंतर मंतर का प्रदर्शन है, वहां पर प्रदर्शनकारियों की डिमांड क्या रखी, आप सोचिए। उनकी एक सबसे बड़ी डिमांड थी, क्योंकि उस वक्त नीट पेपर हो चुका था, नीट के नाम पर शुरू हुआ था, नीट का पेपर दोबारा हो चुका था, ठीक ठाक हो चुका था, सब लोग, स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया था, जो है कुछ नहीं, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं हुई थी। उन्होंने मांग क्या की? उन्होंने कहा उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि वो अकाउंटेबल चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ। ठीक है, पर क्या सवाल यह है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ, उससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उससे सब कुछ तय हो जाएगा? मुझे नहीं पता, इसका फैसला आप कीजिए, आप तय कीजिए। लेकिन मैं दूसरी तरफ बता रहा हूं, झारखंड में जो मूवमेंट चल रहा है, वहां क्या हो रहा है? वहां स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमको किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई एक मंत्री आएगा, दूसरा मंत्री
एक मंत्री जाएगा, दूसरा मंत्री आएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो झारखंड के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि हमको सिस्टम बदलना है, इस सिस्टम को बढ़िया कीजिए, इस सिस्टम को चाक चौबंद कीजिए, हमें किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए। तो आप सोचिए मैच्योर कौन हुआ? ये जो जंतर मंतर के प्रदर्शनकारी थी, जो एक इस्तीफे के लिए लड़ रहे थे और इस्तीफा मिलने के बाद ऐसे 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 5 स्टार होटल में जाके डांस कर रहे थे, वो ज्यादा मैच्योर और समझ के साथ काम कर रहे हैं, या झारखंड के ये स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमें इस्तीफा नहीं, हमें किसी व्यक्ति का विरोध नहीं, हमको इस सिस्टम का को बदलना है? अब दूसरी तरफ देखिए कि ये जो दोनों आंदोलन है, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? एक तरफ जो है जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अभिजीत दीपके, सौरव दास जैसे लोग। अब इन दोनों लोगों के बारे में जो आपको जानकारी है वो आपको अब तक लग गई होगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अभिजीत दीपके के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं और बड़े वैलिड सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब मिलना ही चाहिए। अभिजीत दीपके के ऊपर सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई उनके पिताजी के बारे में बताया जा रहा है, उनके पिताजी जो है सरकारी महकमे में काम करते थे, 65-70 हजार उनकी सैलरी थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि अभिजीत दीपके जो हैं वो अमेरिका में बोस्टन में पढ़ने गए। बोस्टन में वो पढ़ने गए जहां पर उनको कहते हैं कि स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप कितनी मिली? करीब करीब 12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, ऐसा बता रहे हैं कि करीब इस तरह का है। अब ये जो बोस्टन में जो पढ़ाई है उस पर खर्च कितना है? उसकी फीस करीब 1.5 करोड़ बता रहे हैं। फिर वहां पर रहने का अलग खर्च है। अमेरिका में आप रहते हैं, एक दो बार भी अगर आते जाते हैं अपने घर, तो वो तो आप कितना खर्च होता है आप जानते हैं। अमेरिका में रहना खाना कितना महंगा है वो आप जानते हैं। तो करीब करीब 3 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए खर्च होता होगा। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको 12-13 लाख की स्पॉन्सरशिप मिली, स्कॉलरशिप मिली, तो ये 2-3 करोड़ रुपए आपको कहां से मिली जो आपने खर्च किया अपनी पढ़ाई पर, वहां रहने पर? ये खर्च कहां से आया? इस खर्च का जिम्मेदार कौन है? ये खर्च कौन कर रहा है? अब अभिजीत दीपके कहते हैं कि जी मैंने जो है इसके लोन लिया, लेकिन क्या लोन मिलता है इतना? एजुकेशन लोन जो है, और वो भी अभिजीत दीपके को जिस जिस तरह से वो गए, अब क्या उनका उनका लोन कौन चुकाएगा? क्योंकि वो नौकरी तो नहीं कर रहे हैं ना। और कंपनी और जो लोग बैंक वाले लोन देते हैं वो बहुत सारी चीजें कि भाई आपका लोन जो है आप किस आधार पर, वो ये देखते हैं कि नौकरी की कितनी गुंजाइश है। क्या किसी आंदोलनकारी स्टूडेंट को जो कहे मैं आंदोलन कर रहा हूं उसको बैंक लोन देगा? और लोन देगा तो अब तो नौकरी का वो नहीं, अब वो कैसे वसूलेगा? तो जो लोन की बात करो, और क्या इतना बड़ा लोन मिलता है, ये आप जांच कीजिए। अच्छा, तो ये तो अभिजीत दीपके का है। उधर सौरव दास के बारे में जो बताया जा रहा है, सौरव दास जो है वो भी इसी तरह से दुनिया भर में घूमते हैं। उनके प्रोफाइल पे दुनिया भर के देशों में बड़ी अच्छी अच्छी जगह पर उनकी फोटोग्राफ खींची हुई है। ठीक है, वो वहां वहां जाते हैं, दुनिया भर के खूबसूरत देशों में घूमते हैं। और दिल्ली में वो जहां रहते हैं, दिल्ली में वो जहां रहते हैं, उनके अगल बगल में जो बंगले हैं, जानते हैं किनके? उनके अगल बगल में जो बंगले हैं वो हीरो होंडा जो कंपनी है बाइक, उसके ओनर, उसके जो मालिक हैं। सोच रहे हैं कितना बड़ा। और इसी तरह के वहां उद्योगपतियों के बंगले हैं दिल्ली में, जो बंगले जो हैं वो करीब करीब 100 करोड़ या इससे भी ज्यादा, मतलब 200 करोड़, 300 करोड़, क्या कीमत होगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसी जगह पर उनका शानदार जो है बंगला है, उतना ही बड़ा जितना मुंजाल साहब का हीरो होंडा कंपनी के, उतना बड़ा बंगला। अब ये बंगला अगर किराए पे है तो इसका किराया कम से कम 5 से 10 लाख होगा, लोग ऐसा बताते हैं। और अगर ये बंगला उनका है तो ये करीब 500 करोड़ का भी हो सकता है, 100 करोड़, 200 करोड़ का भी हो सकता है। तो ये इनकम आपके पास कहां से आई, ये कोई नहीं जानता। ये जंतर मंतर के नेतृत्व करने वालों का बैकग्राउंड है। अब आप आ जाइए झारखंड में। झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जो है वो गरीब स्टूडेंट, गरीब परिवारों के स्टूडेंट हैं, जिसके जो ज़मीन जिसके पास नहीं है, जिनके पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन वो अपना फ्यूचर बनाने निकले, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। अब इसी में मैंने कहा ना, मैं चंडी तिवारी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सौरव दास और चंडी तिवारी दो आपके सामने लोग हैं, तो इसमें से कौन आप नायक चुनेंगे, आप बताइए। जो है सौरव दास और अभिजीत दीपके के बारे में मैंने बता दिया कि वो वहाँ गए, उसके बाद आंदोलन करने हिंदुस्तान में आ गए। दूसरी तरफ अगर आप चंडी तिवारी को देखेंगे, चंडी तिवारी अपने पिताजी की ज़मीन बेच करके यहाँ आया। ठीक है, ज़मीन बेच करके, और वो पढ़ने के लिए रांची आया। 2,000 रुपये लेकर आया था, उसमें से 1,000 रुपये खर्च हो गए। अब उसके पास महज 1,000 रुपये बचे हैं। और ऐसे चंडी तिवारी अकेले नहीं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सामान्य गरीब परिवारों से आए हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए। और जो करप्ट सिस्टम है उसमें उनका फ्यूचर जो है उलझ कर रह गया, उसमें उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए वो मजबूरन उतर करके जो है ये संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आप बताइए कि इसमें से कौन रोल मॉडल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए,
और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए कौन रोल मॉडल होना चाहिए, ये जंतर मंतर वाली मंडली या फिर जो झारखंड में स्टूडेंट बैठे हैं वो। एक बार फिर ले चलता हूं इन दोनों आंदोलनों में, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। एक तरफ हम जंतर मंतर में देख रहे थे बर्गर, पिज्जा, ब्रेड पकोड़े, बिरयानी, क्या क्या नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ झारखंड की जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली है। अब तो वहां पर लोग कुछ कुछ मदद भेज रहे हैं, लेकिन शुरू के 6-7 दिन उन्होंने, वो लोग गुड़ और चना खाकर प्रदर्शन कर रहे थे, सूखे चावल खाकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये उनकी स्थिति, क्योंकि गरीब परिवार से कोई नहीं। अच्छा, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन था वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर माँ बहनों को गाली दी जा रही थी। ठीक है, वहां पर गंदी गंदी गालियां, भारत को नेपाल बनाने की, बांग्लादेश बनाने की, और माँ की बहन की गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। उधर झारखंड में आप देखिए, झारखंड में क्या, झारखंड के स्टूडेंट्स ने बाकायदा अपने मंच और उसके आसपास एक जो है एक बोर्ड लगा रखा है, एक चार्टर लगा रखा है, और उसमें लिखा हुआ है कि मंच पर आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। वहां साफ लिखा है आप किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि वो झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पे बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वहां पर मुख्यमंत्री को वो कोई गाली गलौज नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री के खिलाफ वो कोई हेट कैंपेन नहीं चला रहे। वो कह रहे हैं हम जितना प्यार देंगे सरकार जो है उतना झुकेगी। वो गालियां नहीं, वो कह रहे हैं हम जितना प्यार देंगे। जंतर मंतर पर गालियां थी, यहां वो कह रहे हैं हम सरकार को जितना प्यार देंगे उतना सरकार झुकेगी। ये इनका प्रोटेस्ट का तरीका है। अब आप देख लीजिए कि एक तरफ जंतर मंतर में हमने क्या देखा, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ ये आंदोलन खड़ा किया, उनकी माँ, उनको उनको उनकी स्वर्गीय माँ को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। दूसरी तरफ अब आप झारखंड में आ जाइए। झारखंड में मैंने कहा ना, उनका प्रदर्शन किसके खिलाफ है, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ। हेमंत सोरेन के पिताजी कौन है, शिबू सोरेन है। झारखंड के प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिनसे वो लड़ रहे हैं, उनके पिता की तस्वीर लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनके पिता की तस्वीर को माला पहनाकर उनका पूरा सम्मान करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। ये झारखंड के स्टूडेंट हैं जो मुख्यमंत्री जिनसे लड़ाई है उनके पिता का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इधर जंतर मंतर में प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। अब आप सोचिए कि हम किसको स्टूडेंट माने, किसको जेनजी माने। जेनजी क्या जंतर मंतर वाली थी, या फिर जेनजी जो है भारत की रियल जेनजी जो है वो ये झारखंड में जो है वो होनी चाहिए, आप तय कीजिए। देखिए जंतर मंतर के प्रदर्शन में क्या हो रहा था, जंतर मंतर के प्रदर्शन में धार्मिक नारे लग रहे थे। वहां ये कहा जा रहा था बस नाम रहेगा अल्लाह का, और जय श्री राम नहीं चलेगा, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इस तरह के धार्मिक नारे लग रहे थे। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर झारखंड में देखेंगे, झारखंड में उन्होंने जो अपना लगा रखा है बैनर, उसमें साफ लिखा है कोई धार्मिक नारा मंच से नहीं लगेगा। जंतर मंतर के प्रदर्शन में स्टूडेंट्स को छोड़कर दुनिया भर के मुद्दे लगे। मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा लिंग। अब इसका छात्रों से क्या मतलब है। फिर उसके बाद वहां पर क्या लगा, वहां पर 370 आजादी के नारे, शर्जील इमाम, और जो है दूसरे जो इस तरह के जो तमाम ये ऐसे जो नेता हैं जो जेलों में बंद है दंगों के आरोप में, उमर खालिद जैसे लोग और शर्जील इमाम जो भारत को तोड़ने की साजिश करने में, दंगों की साजिश में जेल में बंद है, उनकी आज़ादी के उनके लिए डिमांड हो रही थी। यहाँ ये क्या कहते हैं, यहाँ ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ स्टूडेंट से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और कोई मुद्दा हम नहीं उठाएंगे, ना किसी को मंच पे उठाना चाहिए। ये चीजें वो खुलकर कह रहे हैं। तो अब आप तय कीजिए। फिर उसके बाद देखिए जो जंतर मंतर का प्रदर्शन था, वहां आजादी आजादी के नारे लग रहे थे, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहां आजादी का नारा कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत 1947 में आजाद हो चुका है। यहां पर आजादी का नारा कोई नहीं लगाए, क्योंकि ये देश तोड़ने वाला नारा है। ये जो है इनकी आप मैच्योरिटी देखिए। दूसरी तरफ देखिए जंतर मंतर का जो मंच था, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब क्योंकि बीजेपी का विरोध करना था, मोदी का विरोध करना था, हर पॉलिटिकल पार्टी को मंच दिया गया। वहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो खैर राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं गए, क्योंकि उनको लगा कि आम आदमी पार्टी को क्रेडिट मिल जाएगा, वो अलग से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हर आदमी वहां पहुंचा, महुआ मोइत्रा टीएमसी से, उसके बाद वहां यहां पर जो है शरद पवार पहुंचे, यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे पहुंचे, यहाँ पर आरजेडी के मनोज झा पहुंचे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग पहुंचे। मतलब कोई ऐसा बड़ा नेता, महबूबा मुफ्ती जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से आ गई, और इन सब ने अपने अपने नारे लगाए। अपनी कोई 370 की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि यूपी चुनाव आएगा तो इसको वोट मत देना, डिम्पल यादव, यूपी चुनाव आएगा, यूपी चुनाव में बीजेपी को हराइए, मतलब हमको वोट दीजिए। संजय सिंह जो है खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी को वोट नहीं देना, मतलब हमको वोट दीजिए। इस तरह से अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। लेकिन झारखंड के स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया
यहाँ कोई पॉलिटिकल हमको नेता नहीं चाहिए और हमारे मंच से कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात होगी, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाएंगे। अब आप सोचिए, तय कीजिए कि कौन जो है वो मैच्योर है और कौन असली स्टूडेंट है, कौन भारत की असली जेन-ज़ी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये फैसला आप करिए। अब देखिए, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पुलिस कर्मियों पर पहले मीम बनाए जा रहे थे, उनका मजाक उड़ाने वाले उनके जो है बनाए जा रहे थे, पुलिस कर्मियों का मजाक उड़ाया जा रहा था। सेना को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, सेना को कि सेना जो है क्या करती है, ये वो फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीजें करती है, सेना को इस तरह से कहा जा रहा था जंतर मंतर पर। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं झारखंड में लोग पुलिस कर्मियों को जो वहाँ ड्यूटी पर तैनात है उनको पानी पिला रहे हैं, उनको खाना ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, आप पानी ले लीजिए। इस तरह से झारखंड के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो ये पुलिस पर पथराव जो है वो आप जानते ही हैं किस तरह से हुआ, लेकिन झारखंड में सब कुछ नहीं हो रहा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। एक तरफ अभिजीत दीप के सौरव दास हैं, एक तरफ चंडी तिवारी और ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब रियल रिप्रेजेंट कौन कर रहा है स्टूडेंट्स को, आप तय कर लीजिए कौन कर रहा है। और आप सोच लीजिए कि दो जो प्रदर्शन है, दोनों प्रदर्शन की अलग अलग कहानी है। तो असली जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट किसको मानना चाहिए, असली स्टूडेंट किनको मानना चाहिए, और असली जो जेन-ज़ी भारत की है वो कैसी होनी चाहिए। चंडी तिवारी को मैंने सुना, वो ये कह रहे थे, जब किसी ने पूछा कि आपके यहाँ इस तरह के नारे नहीं लग रहे, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे अगर मंच से मेरे प्रोग्राम में और मैं जहां प्रोटेस्ट कर रहा हूं वहां अगर माँ बहन की गालियां अगर कोई देगा तो मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अपने माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगा। ये वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है। अभिजीत दीप के वगैरह यहां नहीं पहुंचे। अच्छा, अभी तक जो है अभिजीत दीप के हों या बाकी नेहा बोरा हों या फिर अगर मैं बात करूं सौरव दास हो, कोई भी नहीं पहुंचा। अभिजीत दीप के ने क्या कहा कि मुझे टाइफाइड हो गया जी। 5 स्टार होटल में जब पार्टी करनी थी तब ठीक थे, लेकिन ठीक है चलो, टाइफाइड हो जाता है, किसी की तबीयत खराब है तो भाई सौरव दास को भेज देते, तुम्हारे जो चंटू मंटू हैं, या नेहा बोरा को भेज देते, या बाकी लोगों को भेज देते। ठीक है, आपके साथ जितने लोग थे उनमें से किसी को भेज देते, लेकिन उनमें से किसी को नहीं भेज, कोई भी नहीं गया। सबको टाइफाइड हो गया क्या? सारे लोगों को टाइफाइड हो गया। हालांकि अच्छी बात यह, ये लोग नहीं गए। अब सीजेपी अब जो है जो झारखंड वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें सीजेपी के किसी आदमी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग आएंगे तो यहाँ आजादी का नारा लगाएंगे, वो लोग आएंगे तो हमारे जो प्रदर्शन है, हमारा प्रोटेस्ट है, उसको अपवित्र कर देंगे। वो लोग आएंगे तो अपना एजेंडा चलाएंगे, हमें कोई एजेंडेबाज नहीं चाहिए। लेकिन एक एजेंडेबाज वहां पहुंचने वाली है, और ये भी झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ जो है किस तरह से छल करने की कोशिश की जा रही है, ये आपको बता रहा हूं। ये जो नेहा बोरा आयशा वाले, मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। ये आयशा जो है जिसको नेहा बोरा रिप्रेजेंट करती है, ये किस तरह से आतंकवादियों का समर्थन करने वाला संगठन है, ये मैं आपको बताऊंगा, आराम से आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये बता रहा हूं कि जो आयशा की जो नेहा बोरा है ना, आयशा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा कि हम सपोर्ट करते हैं। डफली गैंग वहां पहुंच गया गाने बजाने के लिए, और डफली गैंग ने कहा कि भाई नेहा बोरा जो है वो 7 तारीख को यहां आएंगी, तब हम विधानसभा का घेराव करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि इतने दिन से स्टूडेंट्स बैठे थे, आप 7 तारीख को आएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, क्या मतलब है? जबकि जो स्टूडेंट्स है, प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि उनका विधानसभा का घेराव 10 अगस्त को होगा। तो जब स्टूडेंट्स 10 अगस्त को जाना चाहते हैं तो आप 7 अगस्त का ऐलान करके कौन सी राजनीति खेल रहे हैं? क्या ये स्टूडेंट्स जो हैं उनको तोड़ने की कोशिश है कि देखो, या उनको भड़काने की कोशिश है, या इस आंदोलन को फेल करने की साजिश है कि इस आंदोलन में आयशा घुस जाएगा और उसके बाद वो 10 तारीख को जाएंगे, हम 7 तारीख को निकल जाएंगे, तो लोग भ्रमित हो जाएंगे कि भाई ये वाला असली है, वो वाला असली है, 7 तारीख वाला असली है, 10 तारीख वाला असली है, ये जो है ये वाले असली हैं, वो वाले असली हैं। इस तरह की चीज हो गई। तो इस तरह का पूरा साजिश रची जा रही है कि 7 तारीख की जो है हम जाएंगे विधानसभा की ओर, मार्च करेंगे, सब करके। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि जो जंतर मंतर का प्रदर्शनकारी, तो वो कह रहे हैं हम संसद में घुस जाएंगे, ये कह रहे हैं कि हमारा मार्च होगा, शांतिपूर्ण मार्च होगा, हमें विधानसभा में घुसना नहीं है, हमें विधानसभा पे कब्जा नहीं करना है। ये स्टूडेंट है देश के, और मैं सैल्यूट करता हूं इन स्टूडेंट्स को, और आपसे भी कहूंगा कि नायकों का चयन सही कीजिए। हमारा दोष तो है, हम मीडिया वाले हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि मतलब
मैं तो जितना हो सकता है बचने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं अकेला मीडिया कर्मी नहीं हूं, बहुत सारे हैं और किसकी हम वो हीरो बना देते हैं, हम देखते हैं और तकलीफ भी होती है मुझे कई बार कि हम इन लोगों को हीरो बना रहे हैं, लेकिन चंडी तिवारी जैसे लोग जो हैं उनको हमने छोड़ दिया। हम दिन रात जो है जंतर मंतर को लेकर के सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे थे, हम दिन रात जो है जंतर मंतर को लेकर वीडियो बना रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन झारखंड को लेकर ये जो खामोशी है, चुप्पी है, ये बहुत चुभने वाली है। जबकि असली जनरेशन, हमारी जेनजी जनरेशन जो है असली वही है, हमारे असली स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने वाले वही हैं और वही हमारे नायक होने चाहिए। जंतर मंतर को कभी भी नायक जो के रूप में, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को इतिहास में कभी नायक के रूप में नहीं दर्ज होना चाहिए। हाँ, झारखंड के प्रोटेस्ट को एक नायकों के प्रोटेस्ट के रूप में जो है दर्ज होना चाहिए, नायक स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के रूप में दर्ज होना चाहिए। ये मेरे मन की इच्छा है, ये मेरा मानना है। लेकिन ऐसा हो सकेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। क्या आप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तय हैं? आप भी तय कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।